भारतीय रेल प्रतिदिन 8000 सवारी गाड़ियों का परिचालन करती है। इसमें 84,000 से भी ज्यादा अधिक कोचों को आईसीएफ, एलएचबी, हाइब्रिड और वंदे भारत जैसी तीव्र 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेनों का भी हम सुरक्षित, संरक्षित और एक आरामदेह सेवा के साथ परिचालन कर रहे हैं। इस क्रम में यदि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, इन आईसीएफ, एलएचबी और वंदे भारत में यात्रा के दौरान मैंने बताया था ना, रोलिंग इन रूट और रोलिंग आउट परीक्षण में कोई स्प्रिंग, चाहे वो प्राइमरी सस्पेंशन में हो चाहे सेकेंडरी सस्पेंशन में हो, यदि वो टूटा मिले तो यात्रा सुरक्षित हो जाती है। तो इस दौरान हमें किस प्रकार यात्रा का एक सफल परिचालन, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित गति से किस प्रकार करना है, आइए इस अध्याय में इसका अध्ययन करें। इस अध्याय में हम इन रूट ब्रेकेज ऑफ कॉइल स्प्रिंग, इससे आप क्या समझे कि मूल स्टेशन से जहां से ट्रेन प्राइमरी, कोई भी कोचिंग स्टॉप प्राइमरी, सेकेंडरी, एसटीआर, इस प्रकार के कोई ना आरपीसी 4 का कोई भी मेंटेनेंस लेता है, तो प्रारंभिक यात्रा मार्ग से कोई भी स्प्रिंग, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, डिफ्लेटेड एयर स्प्रिंग हो, वो अलाउ बिल्कुल नहीं होगा और उसकी ब्रेक पावर 100% मूल स्टेशन से हमें देनी ही पड़ेगी, उससे कोई समझौता नहीं है। ये बात कहां की हो रही है? इन रूट यात्रा के मध्य में, ठीक है ना। तो अब हम विभिन्न कोचिंग सवारी गाड़ियों का पहले इतिहास देखेंगे। फिर सबसे पहले 1965 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर मद्रास में, तथा उसके बाद जो आरसीएफ प्रारंभ हुआ था, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, 1992 के बाद हमने आरसीएफ कपूरथला में भी आईसीएफ कोच का निर्माण किया, ठीक है ना। पीयू थे प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में अंतर आप जानते हैं। जहां नए कोच बने वो प्रोडक्शन, जहां उत्पादन हो और जहां इनके मेंटेनेंस हो, आरओएच, पीओएच, इस तरह एसएस बनाए, वो वर्कशॉप होते हैं, ठीक है। तो वहां से इन कोचों का निर्माण हुआ। इसमें जो ट्रॉली, ये बोगी है इसकी और ये ट्रॉली, ठीक है ना। तो ट्रॉली में इसके जो सस्पेंशन अरेंजमेंट हैं, ये प्राइमरी, जिसको एक्सल बॉक्स स्प्रिंग भी बोलते हैं और प्राइमरी स्प्रिंग भी इसको बोला जाता है। तो यदि इस चीज को, और ये हाइब्रिड कोच है, हाइब्रिड कोच कौन से कोच थे आपको इसका इतिहास यदि हम बताएं तो वर्ष 2009 में जब धीमे धीमे आईसीएफ के जो बॉडी वाले कोच थे वो एलएचबी कोचों में कन्वर्ट हुए इनकी विशेषताओं के कारण, लेकिन बोगी में, आईसीएफ ट्रॉली में, सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग का प्रोविजन किया गया, ठीक है ना। और सीबीसी इसमें प्रयुक्त किए गए एक सुरक्षित यात्रा के कारण और उच्च गति, सीबीसी जो है, एक उच्च गति के लिए सीबीसी का भी होना आवश्यक है, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो मैंने बताया था हाइब्रिड ट्रॉली का, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में ये था। अब एक वीडियो के माध्यम से पहले आप भौतिक रूप से हमारा जो वर्कशॉप है, जो हमारी शॉप है, जो मॉडल पार्क है, उसमें आईसीएफ का प्राइमरी, सेकेंडरी और उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझें। आइए अब हम भौतिक रूप से आईसीएफ कोच और उसकी बोगी, ये को आईसीएफ की बोगी हमारे सामने है, जो 1965 में भी आपने पढ़ा बनी थी।
तो उसके सस्पेंशन के पढ़ा था कि ना ऑल क्वाइल स्प्रिंग है। आईसीएफ स्प्रिंग कौन सा? ऑल क्वाइल। इसमें प्राइमरी स्प्रिंग है, ये हेलिकल स्प्रिंग है। एक एक्सल की एक तरफ 2, एक एक्सल पे 4, एक बोगी पे 8 और पूरे कोच में ये 16 होती हैं। तो ये प्राइमरी स्प्रिंग है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी तरफ ये बोलोस्टर के मध्य ये बोलोस्टर स्प्रिंग है, यही सेकेंडरी सस्पेंशन आईसीएफ में कहलाता है। तो अब हमें चर्चा करनी है कि इनके फेलियर होने मतलब टूटने के रिस्ट्रिक्टेड स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले आप मोटा समझिए कि आईसीएफ बोगी में कोच का जो भार है वो इन 2 साइड बेरर के माध्यम से, एक बोगी में 2 है, ये तेल में डूबे हुए रहते हैं, ठीक है ना। 1.75 जो सेल कॉर्निया सर्वो सिस्टम 68 जो तेल है वो इसमें भरा रहता है। जो टॉप साइड बेरियर, टॉप वाला हिस्सा बोगी बॉडी के अपर हैंड पे, और बोगी इसमें जो साइड बेरियर ब्रॉन्ज पीस 45 mm का जो होता है, ये ब्रॉन्ज पीस है, इसके माध्यम से बोगी पर, दोनों बोगियों पर कोच बोलोस्टर के सेकेंडरी सस्पेंशन में इन हेलिकल कॉइल पर स्थानांतरित होता है। वहां से एक लोड कहां जाएगा? सैकल पिन, जो सस्पेंशन सैकल पिन के माध्यम से ये वेक सस्पेंशन हैंगर पिन के माध्यम से ट्रॉली फ्रेम में होता हुआ प्राइमरी सस्पेंशन एक्सल व्हील के माध्यम से फिर रेल को ट्रांसफर होता है। अब इस वेट को लेने की चलते हुए शॉक के कारण इनके टूटने की जो प्रवृत्ति होती है वो एक लगभग समान है। इनके टूटने का क्रम आदि आप देखिए लगभग, लकीली एक हमारे वहां प्राइमरी स्प्रिंग जो टूटा मिला है तो हमेशा ये बॉटम और फर्स्ट कॉइल के मध्य, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, इसकी 90% जो संभावना होती है, जो बॉटम स्क्रीन से, इसकी बॉटम कॉइल से फर्स्ट कॉइल के मध्य इसके टूटने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है। तो आपको रोलिंग इन, रोलिंग आउट और एसटीआर पर इसे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इसको तुरंत भांप लेना है और संबंधित जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड है उसके अनुसार इसको आगे अलाउ। अब हम, जैसा हमने बताया कि प्राइमरी सस्पेंशन में आईसीएफ कोच जो 1965 में बने थे और उसके बाद हाइब्रिड कोच जो 2009 के बाद इसमें हमारे पास आए, तो आईसीएफ कोच का जो एक्सल स्प्रिंग है, बताया था एक कोच में कितने में 16, तो जो प्राइमरी एक्सल स्प्रिंग है कहां है? प्राइमरी एक्सल स्प्रिंग ये देखिए, यदि आपको ये ब्रेकेज मिल जाए रोलिंग इन, रोलिंग आउट एंड रूट में, कहां से मिलना है ये भी बताया था, लास्ट बॉटम कॉइल या फर्स्ट कॉइल के मध्य ज्यादा प्रवृत्ति होती, ठीक है ना। तो यदि ये मिल जाए तो आपको आरडीएसओ के डायरेक्टर जनरल कैरिज के पत्रांक संख्या 1991 के अनुसार क्या करना है? इसको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, एक तो सिंगल होता है इसमें, आउटरेनर का तो कोई काम ही नहीं है, तो इसमें लिखा है कि यदि एक ही स्प्रिंग, एक स्प्रिंग एक कोच में टूटा हुआ मिले और उसका एक्सल बॉक्स क्या है? ये देखिए, ये कहीं टिल्ट ना हो जाए, ऐसा ना हो ये ऊपर नीचे यूं टिल्ट हो जाए और ना ये यहां से खिसके। जो मूल स्थान है, जो इसका मूल स्थान है, यहां से भी एक खिसकनी, डिसलोकेट नहीं होना चाहिए स्प्रिंग। एक जगह से टूटी हो, एक ही स्प्रिंग हो, तो आप इसको डेस्टिनेशन, अप टू डेस्टिनेशन तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो ये इस पत्रांक का हमारे पास उल्लेख है। दूसरा आईसीएफ बोलोस्टर स्प्रिंग, ये भी उसी पत्र में 17/1/1991 डायरेक्टर जनरल कैरिज आरडीएसओ ने स्पष्ट किया
कि यदि आईसीएफ कोच का सेकेंडरी सस्पेंशन या बोलस्टर स्प्रिंग ब्रेक हो जाए, ब्रेकेज हो जाए, टूट जाए, तो ये चाहे कहीं से टूटे, बॉटम ऊपर नीचे कुछ भी हो, नॉट अलाउडेड, क्योंकि पूरी कोच बॉडी का वेट ही इससे ट्रांसफर होता है। तो आप ये किसी भी अवस्था में अलाउड नहीं कर पाएंगे। जो टेक्नीशियंस हैं, जेई महोदय, इस बात का ध्यान रखें, इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं है। ये वाला स्प्रिंग ये टूट जाए तो आपको कोच को उसी जगह डीवीएस करके सुरक्षित एक स्थान पे उसको डिटैच करा देना है, फिर आगे की यात्रा अपनी सामान्य स्थिति से चलनी है। तो मुझे उम्मीद है आईसीएफ कोच के और हाइब्रिड कोच दोनों के प्राइमरी स्प्रिंग और सेकेंडरी स्प्रिंग से क्लियर है। सेकेंडरी स्प्रिंग में आपको अलाउ ही नहीं करना है। अब ये जो हमने लेटर बताया था 1991 का, इस पत्रांक को आप देख लीजिए। मैंने कोशिश की है, पत्र की संख्या इसमें कहां लिखा हुआ है, ये देखिए साफ लिखा हुआ है कि यदि आपको एक कोच में एक एक्सल पे एक ही स्प्रिंग विदाउट टिल्टेड है, उसका अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हुआ, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप डेस्टिनेशन तक इसको अलाउ कर सकते हैं। स्थान न खिसके स्प्रिंग का, वो डिसलोकेट ना हो, और उसके बाद उसमें क्या है कि वो एक से ज्यादा स्प्रिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। एक ही जगह से एक से ज्यादा स्प्रिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये भी लिखा हुआ है कि यदि इन केस ऑफ एक्सेसिव टिल्ट ऑफ द एक्सिल, इसमें किसी भी हालत में ये अलाउ नहीं होगा, ये टिल्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी स्प्रिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। बूस्टर सेकेंडरी सस्पेंशन को किसी भी हालत में सेकेंडरी स्प्रिंग को अलाउ नहीं करना, ये इस पत्र का संदर्भ है। मैंने बताया हमें कोई भी प्रमाण बिना आरडीएसओ, बिना रेलवे बोर्ड की और बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रेलवे में या कैमट्रैक हो, उनके अलावा किसी भी हालत में नहीं देना। तो इस प्रकार आप आईसीएफ और हाइब्रिड के बारे में समझ गए। अब आइए, और इस प्रकार आपने यह भी समझा कि हाइब्रिड कोच कौन से, जिनके ऊपर के जो बॉडी है वो हमारे एलएचबी का डिजाइन है, और उसकी बोगी में आईसीएफ की बोगी को प्रयोग किया है, लेकिन उसमें इस बोलोस्टर स्प्रिंग, सेकेंडरी सस्पेंशन के हेलिकल स्प्रिंग को हमने देखा कि उसको एयर सस्पेंशन में, एयर स्प्रिंग में कन्वर्ट किया गया। यह हाइब्रिड कोच है। तो उसका रिस्ट्रिक्शन जो फेलियर का, वो भी आईसीएफ के समान है, बस सेकेंडरी सस्पेंशन में जो अंतर है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसा कि मैंने भौतिक रूप से आपको बताया, तो हाइब्रिड कोच कौन से हैं, जिनकी ट्रॉली में आईसीएफ की जो ट्रॉली थी, उसके जो बोलोस्टर में जो स्टील कॉइल स्प्रिंग की जगह 2009 में दुरंतो के लिए ये एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ सीबीसी और एलएचबी की जो तकनीक की अच्छाइयां थी, तो इसमें हमने ऊपरी हिस्सा एलएचबी, नीचे आईसीएफ बोगी रखी, और इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन हमने आपको आगे पीछे ये बताया था। तो अब आइए एलएचबी कोच लिंकहोफमैन बुश की जो ट्रॉली, जो सबसे पहले 1999 में एलएचबी कोच हमें प्राप्त हुए, तो एलएचबी कोच का एक परिचय जो 1999-2000 में जर्मनी से हमें जो 24 कोच मिले थे, और उसके बाद आरसीएफ कपूरथला और आरसीएफ रायबरेली,
आरसीएफ की जगह रायबरेली का नाम अब एमसीएफ, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में ये कोच बनाए जा रहे हैं। तो इसके विषय में इसका क्या स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, तो जो 1999 में, पहले आप समझिए कि एलएचबी बोगी में स्टील कॉइल स्प्रिंग, ये स्टील की कॉइल थे ना, नेस्ट ऑफ स्प्रिंग, एक आउटर एक इनर। तो आइए अब हम एलएचबी कोच की बॉगी को और उसके एयर सस्पेंशन को भौतिक रूप से अपने मॉडल पार्क या शॉप में जाकर देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है 2012 में हमने एयर स्प्रिंग का समावेश किया, क्योंकि स्टील कॉइल स्प्रिंग का टूटने से अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में कई तरह से टूटते थे, लोड से, और कई बार मौसम, कोरोजन, चेंज ऑफ सीजन से इनके टूटने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। तो अतः हमने एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया। तो भौतिक रूप से आप इनको पहले ट्रॉली को समझें, क्या इसमें प्राइमरी सस्पेंशन है, क्या सेकेंडरी है, और इसमें वेट ट्रांसफर किस प्रकार होता है। अब आप लिंक-हॉफमैन बुश जो है एलएचबी कोच और उससे संबंधित ट्रॉली के सस्पेंशन के विषय में समझिए। एलएचबी में प्राइमरी स्प्रिंग में आईसीएफ की भांति हेलिकल कॉइल स्प्रिंग ही है, लेकिन नेस्ट ऑफ कॉइल है। नेस्ट मतलब घोंसला, इसमें इनर और आउटर स्प्रिंग का समावेश है। तो ये प्राइमरी सस्पेंशन है। और सेकेंडरी सस्पेंशन में एलएचबी में प्रारंभिक जब एलएचबी को जर्मन से हमने लिए थे, तो 1999 से 2010 तक हमारे पास सेकेंडरी सस्पेंशन में नेस्ट ऑफ कॉइल स्प्रिंग मतलब हेलिकल स्प्रिंग ही प्रयोग किए जाते थे, और अभी भी चल रहे हैं। इसमें भी नेस्ट ऑफ कॉइल था, एक आउटर एक इनर। ये एसी कोच में, शताब्दी के चेयर कार में, एसी 2 टायर में, पेंट्री कार में या फर्स्ट एसी में इनका कॉइल डाया 53 के लगभग था। पेंट्री कार 3 टायर में इस कॉइल डाय में अंतर है, लेकिन टूटने की प्रवृत्ति जिस प्रकार हमने आईसीएफ में पढ़ा, हमेशा बॉटम कॉइल से और फर्स्ट कॉइल, ये जो बॉटम कॉइल है फर्स्ट कॉइल के मध्य ही ये इनके टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो कॉइल का आप क्लियरेंस देख रहे हैं बॉटम पर जाते हुए कम होता है। जब भी लोड आएगा, इसका लोड कहां पे आएगा? सेम उसी प्रकार बोलोस्टर के ऊपर कोच बोगी, ये जो देखिए कोच के बॉडी बोगी कनेक्शन से होता हुआ बोलोस्टर से सेकेंडरी सस्पेंशन में, फिर इसके ट्रॉली फ्रेम से होता हुआ प्राइमरी स्ट्रीम, कंट्रोल आर्म, बूस्टर एक्सल से फिर ये व्हील से होता हुआ रेल पथ को पारित होता है। तो टूटने की प्रवृत्ति इसमें भी यही है कि जो फर्स्ट बॉटम और फर्स्ट कॉइल के मध्य अधिकतम हेलिकल स्प्रिंग के टूटने की प्रवृत्ति विगत काफी वर्षों के अन्वेषण से पता लगी है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हम इस सस्पेंशन को समझ गए हैं, और जो नए एलएचबी कोच हैं उसमें भी जिस प्रकार आईसीएफ के हाइब्रिड में एयर स्प्रिंग था, इसमें भी एयर स्प्रिंग का समावेश किया गया है, और उन दोनों की रेस्ट्रिक्टेड स्पीड भी एयर स्प्रिंग के केस में समान है। आइए अब हम रेलवे बोर्ड, केमटेक और आरडीएसओ के पत्रों के माध्यम से इसको एक सारगर्भित मतलब कि जिसका एक आधार हो, जिसकी दिशा निर्देश रेलवे बोर्ड ने दिए, उसको समझेंगे। अब एलएचबी कोच या हाइब्रिड कोच जिसके सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग है, इन दोनों के लिए, और अभी मैं आपको वंदे भारत का भी वो प्रमुख पत्र दिखाऊंगा जिसका
प्राइमरी सस्पेंशन का, एयर स्प्रिंग का यदि वंदे भारत में भी कहीं डिफ्लेट होता है, पंचर होता है, कोई भी हैवी लीकेज होती है और स्प्रिंग पिचक जाए, डिफ्लेट मतलब पिचक जाए, तो इस दिशा में इसको हम उस ट्रॉली को आइसोलेट, उस बोगी को क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको हम जो कैमटेक का पंपलेट है, जो कैमटेक जो संस्था है उसके अनुसार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नेक्स्ट TXR पॉइंट तक, TXR पॉइंट या उसका डेस्टिनेशन जो भी नजदीक हो उस पे हम अलाउ कर देंगे। ये पैम्पलेट है ना। और इसमें दूरी भी दी, यदि 4000 किलोमीटर हमारी यात्रा हुई है तो आप 4000 किलोमीटर नहीं ले जा सकते, केवल नेक्स्ट TXR स्टेशन और 1000 किलोमीटर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैमटेक, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, महाराजपुर ग्वालियर के पंपलेट के अनुसार बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला सेकेंडरी सस्पेंशन चाहे हाइब्रिड केज में फेलियर हो, चाहे LHB में हो या वंदे भारत में, ये इसी के अनुसार हम गति को बढ़ाएंगे। अब आप आइए LHB कोच के बोगी को, जो आपने भी थोड़ी देर पहले समझी थी, ये इसका सेकेंडरी, उन्हें बता दूं, और ये इसका प्राइमरी है। यदि आपका सेकेंडरी, कौन सा सेकेंडरी, जिसमें स्टील कॉइल स्प्रिंग है 753 mm के ऊंचे अर्ध, 53 mm, 55 mm, 56 mm पावर कार इत्यादि में इतने कॉइल डाया के स्प्रिंग होते हैं। यदि ये किसी कारणवश ब्रेकेज हो जाए तो इन रूट में, मार्ग में आप इसको 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद स्कॉटिंग ट्रेन एग्जामिनेशन स्टाफ, CNW स्टाफ इसमें रहेगा। और उसमें क्या है, एक तो मैंने इन रूट बता दिया, दूसरा क्या बताया कि TXR स्टाफ है, तीसरा वो केवल पहला कॉइल का जो स्प्रिंग है बॉटम से फर्स्ट कॉइल के मध्य हो, ठीक है। उसके बाद एक ही स्प्रिंग होना चाहिए, एक ही स्प्रिंग एक ही स्थान से, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कई जगह से टूट जाए। तीसरा, वो डिसलोकेट अपनी मूल अवस्था में, मूल अवस्था जो सेकेंडरी स्ट्रिंग बोलोस्टर के ऊपर है, वो कहीं इधर उधर स्थानांतरित ना हो जाए। दूसरा, उसका बम्प स्टॉप क्लियरेंस। बम्प स्टॉप क्लियरेंस क्या होता है, बम्प स्टॉप क्लियरेंस ये है जो 90, ये वाला जो क्लियरेंस है ना, इस वो 0 नहीं होना चाहिए। निश्चित ये टूटेगा तो 90 mm की जो इसकी डायमेंशन कम तो हो जाएगी, पर ये 0 नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान रखें। आपको ये भी पता होता है एयर स्प्रिंग में बम्प स्टॉप क्लियरेंस क्यों नहीं बोला, जिस LHB कोच में एयर स्प्रिंग होता है उसमें बम्प स्टॉप क्लियरेंस की संरचना नहीं होती। तो इस प्रकार यदि ये सब चीजें मेट करती हैं, ठीक है, उसका बम्प स्टॉप क्लियरेंस भी उसमें 0 नहीं है, डिसलोकेट नहीं है, एक ही स्प्रिंग है, एक ही जगह से टूटी है, तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैरिज RDSO के पत्रांक संख्या दिनांक इसके अनुसार इसको सुरक्षित रूप से परमिट कर सकते हैं, यात्रा इसकी इस स्पीड से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आप आइए LHB कोच का प्राइमरी स्प्रिंग। प्राइमरी स्प्रिंग आपने अभी देखा, ये प्राइमरी, इसमें भी नेट ऑफ स्प्रिंग है, इनर और आउटर। तो इसमें जो प्राइमरी स्प्रिंग आउटर फ्लेक्सी कॉइल के बारे में लिखा हुआ है, इसमें प्राइमरी स्प्रिंग आउटर यदि टूट जाए रास्ते में इन रूट, और दूसरा फिर कोई शर्तें हैं कि बॉटम से फर्स्ट के मध्य, बॉटम में अपर से एक ही जगह पर डिसलोकेट ना हो, ठीक है ना। इसके साथ जो लगे हुए या डंपर हैं, सॉरी, इसके 100 वर्टिकल
डंपर हैं वो लीकेज नहीं होने चाहिए, और उसका ब्रैकेट का हेड कोई डिस्प्लेस ना हो, कंट्रोल आर्म की हालत सही हो। ये यदि सब कुछ उसमें इंश्योर हो जाए और स्प्रिंग एक ही जगह से टूटा हो केवल, तो आप इसको, ठीक है, आरडीएसओ के 18 अगस्त 2022 के इस लेटर के अनुसार 95 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा डेस्टिनेशन तक विद CNW स्कॉटिंग स्टाफ के माध्यम से करवा सकते हैं। वो क्या करेंगे CNW स्टाफ, ये क्या करेंगे, वो इन्हीं चीजों को इंश्योर करते रहेंगे कि स्प्रिंग कहीं डिसलोकेट ना हो गया हो, स्प्रिंग कहीं और जगह से ना टूट गया हो, इसका या डंपर कहीं बहुत, इसका शॉक ऑब्जर्वर डंपर कहीं बहुत ज्यादा आवाज ना कर रहा हो। इस प्रकार इन सभी चीजों को देखते हुए आप आगे की यात्रा करेंगे। तो ये वो लेटर है जो मैंने आपको बताया 22 अगस्त 2022 का, जिसमें लिखा, पहले मैं बताऊं इसकी स्पीड 85 थी, 80 और 85 किलोमीटर थी। जो आरडीएसओ ने विभिन्न ट्रायल किए तो उन्होंने कहा कि एक प्राइमरी स्प्रिंग एक कोच में यदि आउटर टूटा हुआ है तो 95 किलोमीटर तक भी उसकी राइडिंग इंडेक्स में सुरक्षा में कोई ज्यादा विशेष घातक, सुरक्षा के लिए घातक नहीं है। ये ऐसे स्पीडें नहीं दी गई है, ये स्पीडें किस प्रकार दी हैं, आरडीएसओ विभिन्न वर्षों तक ट्रायल करता है, उसके बाद इस स्पीड को हमें ऑथराइज करता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी का आपने एलएचबी कोच का स्टील कॉइल का सेकेंडरी, एयर स्प्रिंग विद सेकेंडरी स्टील कॉइल का जो एयर स्प्रिंग है, और प्राइमरी वो तो चाहे दोनों में ही सेम रहेगा। ठीक है ना। अब आप आइए, जो नवीनतम टेक्नोलॉजी स्वदेशी वंदे भारत, स्वदेशी तकनीकी ट्रेनसेट 18 इसका पुराना नाम था, अब इसको वंदे भारत कहते हैं। तो इसके बोगी सस्पेंशन को भी हम समझें। इसका निर्माण 2018-2000 में किया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर से 15,000 2019 को ये चली। तो इस बोगी को आप समझिए, वंदे भारत की बोगी लगभग एलएचबी के बोगी जैसी ही है, लेकिन बोलोस्टर इसमें नहीं है, बोलोस्टर लेस है। ब्रेकिंग का जो सिस्टम हमारा एलएचबी में, यहाँ एक्सेल पे 2 एक्सेल डिस्क ब्रेक डिस्क थी, उसकी जगह व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम इसमें मोटा सिस्टम है। बाकी अंदर कहीं मोटरें हैं, कहीं वाटर टैंक है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका जो प्राइमरी सस्पेंशन है ये भी नेस्ट ऑफ कॉइल ऑफ स्प्रिंग है। स्टेनलेस स्टील कॉइल के 2 स्प्रिंग हैं, और इसके सेकेंडरी में एलएचबी में आप क्लियर हो जाइए, एलएचबी बोगी में स्टील कॉइल भी है, एयर स्प्रिंग भी है, लेकिन वंदे भारत में मात्र एयर स्प्रिंग का ही समावेश है। ठीक है ना। तो प्राइमरी सस्पेंशन बिल्कुल एलएचबी जैसा, रूप भी ऐसा, ठीक है, कॉइल डाया में कुछ डिजाइन का अलग अंतर है, एक अलग विषय है, लेकिन आप इसको अभी ब्रैकेज को समझें। तो अभी रेलवे बोर्ड ने ट्रेनसेट 18 के लिए 12 अक्टूबर 2023 को एक पत्र निकाला। सेकेंडरी स्प्रिंग सेम रहेगा। सेकेंडरी स्प्रिंग कौन सा रहेगा? जो हाइब्रिड और आईसीएफ कोच का सेकेंडरी स्प्रिंग यदि एयर स्प्रिंग का है, एलएचबी का है, वंदे भारत का है, वो सेम रहेगा। और आउटर स्प्रिंग के लिए, इसके लिए भी बहुत क्लियर दिशा निर्देश रेलवे बोर्ड ने दे दिए हैं इस पत्र के अनुसार कि यदि इन रूट में पूरे अध्याय में बार बार एक बताई जा रही है कि प्रारंभिक स्टेशन पे नहीं मान्य होगा, ये केवल रास्ते में अचानक, जैसे रास्ते में कोचिंग में 100% ब्रेक पावर प्रारंभिक स्टेशन पर होती है, लेकिन किसी कारणवश यदि रास्ते में कोई टूट फूट हो जाए, कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए, तो सिंगल पाइप करना पड़ता है। ठीक है ना। उसका भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है कि एलएचबी को सिंगल पाइप 100 किलोमीटर प्रति घंटा ही जाएगा। तो वंदे भारत में ये स्पष्ट है। इस पत्र में आप देखेंगे ये 12/10/2000 का
तारीख का एक पत्र है, इसमें 95 किलोमीटर प्रति घंटे की बात को उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि एक ही आउटर या इनर, इसमें यह भी क्लियर है कि आउटर हो या इसमें इनर भी इन्होंने इन्वॉल्व किया है कि आपको एक स्प्रिंग ही टूटी और बाकी सारी स्प्रिंगें बिल्कुल हेल्दी हालत में हो, तो किसी भी उसका, चाहे वो आईसीएफ हो, एलएचबी हो, वंदे भारत हो, तो एक ही आउटर स्प्रिंग, प्राइमरी का कोई भी एक ही स्प्रिंग टूटा ही मान्य होगा, बाकी सारे स्प्रिंग बिल्कुल इंटैक्ट होंगे। ठीक है ना? कभी आपको ऐसा नहीं कि प्राइमरी भी टूट गया और सेकेंडरी भी टूट गया, ये नहीं होगा, केवल एक स्प्रिंग होगा। ठीक है ना? और इसमें यह भी लिखा है कि उसके विदिन 2, बॉटम से पहला जहां खत्म हो गया दूसरा उसके बीच ही ये टूटा हुआ, ऐसा नहीं कि 20 सेंटर में टूटा हुआ नहीं चलेगा। ठीक है? तो दूसरा उसका वर्टिकल टेम्पर इसमें भी लगे हुए हैं, जिस तरह एलएचबी कोच में है ना, इस तरह इसके साथ भी ये देखिए वर्टिकल टेम्पर लगे हुए हैं एलएचबी कोच की तरह, तो ये भी लीकेज नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, उसका डिसलोकेट नहीं होना चाहिए, यानी टूट के कहीं इधर उधर डिसलोकेट हो गया है। और तीसरा उसका बम्प स्टॉप, जो दूसरे इसके कंट्रोल आर्म के जो पोजीशन है ये भी आपको चेक करनी पड़ेंगी। ये सब चीजें, ये ठीक है ना, इसके साथ के जो कंट्रोल आर्म वगैरह, इसको सबको आपको चेक करना पड़ेगा। टीएक्सआर स्टाफ तो सभी वंदे भारत में रहता ही है, तो जब ये इंश्योर कर लेगा, ठीक है ना, तो उसके बाद आप इसको 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अलाउ कर देंगे। यदि एक ही स्प्रिंग, केवल एक स्प्रिंग, चाहे प्राइमरी आउटर हो, इनर हो, और बाकी सब स्प्रिंग बिल्कुल ठीक हो, तो इस पत्र के माध्यम से आपने वंदे भारत के विषय में भी क्लियर किया। सेकेंडरी स्प्रिंग के लिए, एयर स्प्रिंग के लिए एक यूनिवर्सल नियम लागू है। तो इसका एक मैंने सारांश, आईसीएफ हाइब्रिड का प्राइमरी कौन सा, कितनी स्पीड है, कौन सा लेटर है, इसको मैंने एक सारांश आपको बनाया ताकि आप अपनी ट्रेन ड्यूटी में, अपने ट्रेन पासिंग में, अपने ऐसे लोकेशंस में जहां सारे टेक्नीशियन, जेई या स्टाफ इसको रोज देखेंगे, तो निश्चित उनके ज्ञान में वृद्धि होगी कि भाई यदि आईसीएफ कोच का बोलोस्टर स्प्रिंग टूट जाए तो वो अलाउ नहीं होगा। वंदे भारत का टूट जाए प्राइमरी तो कैसे होगा? कोई पूछे आपके पास अथॉरिटी क्या है, तो ये लेटर है ना, आप दिखाइए। तो इस प्रकार हमने CNW के इन रूट एग्जामिनेशन, रोलिंग इन, रोलिंग आउट और सेफ टू रन में, जब गाड़ी रोलिंग इन जब प्रवेश कर रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जब खड़ी हो जाए तब अलग, और जब चले तब अलग, रोलिंग आउट हो जाए। बीच में कई बार पॉइंट्समैन, जो सतर्क पॉइंट्समैन हैं, वो भी इन अबनॉर्मलिटी को पकड़ ले स्प्रिंग ब्रेकेज की, ठीक है ना, इन रूट, तो वो भी कंट्रोल को अपने अपने उच्च अधिकारी के बाद या उच्च जो भी उनका एसएससी वगैरह हैं, एसएससी महोदय कंट्रोल को बता देते हैं, तब भी हमें ये निर्णय लेना पड़ता है। तो ये सभी चीजें जो मैंने आज आपको बताई, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप इन पत्रों के माध्यम से, ठीक है ना, स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर इन रूट ब्रेकेज, जो सवारी गाड़ियों में यदि रास्ते में कोई स्प्रिंग टूट जाए तो आप आरडीएसओ, कैमटैक, रेलवे बोर्ड, इनके विभिन्न पत्रों के माध्यम से एक तर्क संगत से मेरा मतलब है ऑथेंटिसिटी के साथ, एक पत्र के साथ आप उसका एक तो जवाब भी दे सकें और दूसरा उचित निर्णय भी ले सकें। आपको कोई इस प्रकार की कोई समस्या ना हो, समय भी खराब ना हो। ऐसा ना आप अपने उच्चतर को पूछते ना हायर अथॉरिटी को और पता लगा 1 घंटा इसी काम में लग गया। टीएक्सआर स्टाफ को, स्कॉटिंग स्टाफ के क्या काम है, ये मैंने इसमें बताने का प्रयास किया।
मुझे उम्मीद है कि इन रूट एग्जामिनेशन में आप सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण बिंदु को इस गाइडेंस के अनुसार अपनी, यदि स्प्रिंग टूट जाए तो फिर इसका एक सुरक्षित और सफल परिचालन करने में ये मेरा अध्याय आपके जरूर काम आएगा। बाकी समय समय पर सर्वे सर्वा अथॉरिटी रेलवे बोर्ड के ही आदेश मान्य होंगे। मेरा ये चैप्टर मात्र आपको तकनीकी रूप से दिशा निर्देशन के लिए था। धन्यवाद।